चलिए, बहुत सही। सो आज का जो टॉपिक है ना वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि भाई ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ना, पहला हमने देखा था कि पहला जो था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल वगैरह जितने भी सेल हमने डिस्कस किए वो फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आप लोगों ने देखा कि भाई कौन सा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस आपने करवाया था, और वहां पे फैराडे फर्स्ट लॉ और जो है सेकेंड लॉ हमने डिस्कस किया था। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और जो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, कंडक्टर्स एंड कंडक्टेंस। कि मान लीजिए कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, तो उसका कंडक्टेंस जो है ना आप कैसे मेजर करोगे कि भैया वो कितना कंडक्टिविटी शो कर रहा है। दूसरा कि उनमें कंडक्टेंस होता कैसे, कौन कौन से कंडक्टर्स होंगे। तो चलिए बेसिकली इसी को हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि भाई जो पहला टॉपिक है आपका कंडक्टर्स इन मेटल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, दिखाई दे रहा है ना मेरा वीडियो, वो तो नहीं कर रहा। चलिए, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में भाई कंडक्ट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और जब बात करोगे मेटल में तो मेटल में कैसे होता है। तो बेसिकली आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चलिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर एक मैंने रॉड लिया हुआ है, मेटल रॉड है। ठीक है, बाकी लोग थोड़ा बोलते रहिए, थोड़ा एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ एक बार बोलो ना यस सर। सभी के सभी लोग चलो अनम्यूट करो यार। यस सर। यस सर। यस सर। बाकी लोग यस सर। थोड़ी एनर्जी के साथ आओ, एनर्जी के साथ। जहां नहीं समझ में आए वहां बोलना है, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई हेजिटेशन आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए, हमने क्या करा है भाई, एक हमने मेटल लिया हुआ, मेटल रॉड लिया हुआ है। और जैसे ही आप मेटल रॉड यहाँ पे लिए हो, और आप एक काम करिए कि या तो आप इधर से हीट करना शुरू करिए। ठीक है, हीट करोगे तो भी वो हीट कहां से कहां फ्लो होगा, इस तरफ से इस तरफ फ्लो होगा, लेफ्ट टू राइट की तरफ। ठीक है, लेकिन चलिए मुझे हीट नहीं करना है, क्या करना है यहाँ पर, ये इरेज नहीं हो रहा, पेन काम क्यों नहीं कर रही। कैसे, वेट अ मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। Okay. चलिए खैर कोई नहीं। देखिए ये जो कंडक्टर आप देख रहे हो मेटल है, अगर मान लो कि इस टर्मिनल को आप किसी भी सर्किट से कनेक्ट कर दो, ठीक है, और जैसे ही सर्किट कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि दूसरे सर्किट की तरफ, दूसरे एंड की तरफ आपका करंट फ्लो होगा। मान लीजिए कि एक कोई वायर था, उसमें हमने सर्किट कंप्लीट किया, तो यहाँ पे जो करंट का फ्लो होता है वो किसके थ्रू होता है, मेटल्स में। तो वो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर मेटल है, मेटल एटम है। ऐसे क्या है, यहाँ पर सभी के सभी क्या है, मेटल्स एटम है। ठीक है, ये जो मेटल एटम है इनमें आप देखोगे कि जो करंट का फ्लो होता है ना, वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का कहने का मतलब आप समझिएगा कि मान लीजिए कि आपका जो मेटल है, इसको मैं जूम करूं, अगर जूम करके यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर एक एटम है, दूसरा एटम है, सारे के सारे एटम्स क्या होंगे, टच में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर एक एटम को यहाँ पे लेके वापस जूम करके देखूं, तो एक ये रहा एटम, इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे होता है क्या कि यहाँ पे जो ना इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल्स होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होने का मतलब कि भैया ये आसानी से अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम से निकल जाता है, और वो एटम से निकलने के बाद इसकी सराउंडिंग में आ जाता है। जैसे कि ये बहुत सारे एटम्स हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है उसको मैं किसी और कलर से यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं व्हाइट कलर से दिखाता हूँ। वो जो इलेक्ट्रॉन होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो आ जाएगा।
जो एम्प्टी स्पेस होगा इनके बीच में, मेटल एटम के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। और उसके बाद से जैसे ही आप पोटेंशियल, अब यहाँ पे क्या होंगे, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखते रहिए, सभी के सभी क्या होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जैसे ही आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, की लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ? चलो फिजिक्स वालों थोड़ी जाग जाओ, कोई बताएगा मुझे? हेलो, कितने लोग हैं भाई? फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दी गई है आप लोगों को? साहिल, ईशिता, हर्षप्रीत, दिव्यांश, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दी गई है आप लोगों को? कोई बोल क्यों नहीं रहा, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? सर अभी नहीं पढ़ाई है। नहीं पढ़ाई है, कोई बात नहीं, चलिए। सो जैसे ही आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मेरा करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वो किसके किसकी वजह से फ्लो कर रही है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब बात क्या है, हमने मेटल में तो देख लिया। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पर एटम्स का मूवमेंट होता है क्या? बताइए आप लोग। यहाँ पे आप देखोगे कि भाई मेटल एटम है, ये येलो वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है? मेटल एटम है। क्या यहाँ पर एटम का मूवमेंट होता है? बताइए आप लोग। ये जो एटम्स में आप लोगों को दिखा रहा हूं, यहाँ पे एटम का मूवमेंट तो नहीं होता है भाई, मास ट्रांसफर नहीं होता मेटल्स में। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही अब आ जाते हैं भाई, हम कहाँ आ जाते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी कैसे होती है वो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आपने एक बीकर लिया, एक व्हीकर लेने के बाद से आपने इसमें एक इलेक्ट्रोड डीप करा, और इधर भी आपने क्या करा है? एक इलेक्ट्रोड डीप करा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा, जैसे मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पर आपने क्या रखा, Na+ और यहाँ पे Cl-। आपने इन टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। इधर मान लीजिए पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। अब देखिए, निगेटिव वाला पर इधर Na+ जाएगा, मूव करेगा। ठीक है। तो यानी कि मूवमेंट ऑफ आयन जो है वही तो हमारा कंडक्टेंस है। और यहाँ पे जो Cl- है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर जो है, अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जब आप देखोगे भैया, यहाँ पर कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है? ड्यू टू आयंस। ठीक है। किसकी वजह से? ड्यू टू आयन। लेकिन मेटल में जो आपका फ्लो ऑफ करंट होता है या कंडक्टिविटी, वो किसकी वजह से होती है? हाँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेटल में क्या होता है कि जो है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, और चार्ज फ्लो होता है, या करंट फ्लो की बात करिए। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में ड्यू टू आयंस की वजह से कंडक्टर्स फ्लो होते हैं या चार्ज फ्लो होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो Na+ या Cl- जो है एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा। ठीक। चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हम बात करें। बेसिकली जो है, हम एग्जांपल लेंगे मेटल्स का और उसको को रिलेट करेंगे। तो भाई हमारे पास अगर एक्वस सॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कंडक्टेंस सेल हो, तो उसमें कैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं मान लेता हूं कि ये रहा आपका एक मेटल रॉड। ठीक है। मेटल रॉड आपने लिया है, और इसमें जो है ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मैं मार्क करता हूं, बाकी इसमें मेटल एटम है। ठीक है। मेटल एटम है। और यहाँ पर एक व्हाइट कलर से मैं मार्क कर देता हूं, वो जो है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सभी लोग देख रहे हो आप लोग? यस यस सर। देखिए, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ जो है वो L लेंथ है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाले की बात कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मेरा A है। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं बोलूं कि भैया कंडक्टेंस, यानी कि जितना ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा,
ठीक है, क्या होगा, जितना ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उस मेटल की कंडक्टिविटी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, हेलो, यस सर। यस सर। एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है आज। सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। सर ठीक है, एक मिनट, बाकी लोगों का वीडियो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? यार एक सेकेंड में, बाकी लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे इसमें? मुझे बाकी लोगों में से किसी का वीडियो ही नहीं दिखाई दे रहा। जितना बकवास क्लास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, सो यहाँ पर होगा क्या कि बेसिकली हमने क्या लिया हुआ है कि एक मेटल है, और वो जो मेटल की लेंथ क्या है, एल है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अगर मैं आप लोगों से यही बोलूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर ये लेफ्ट एंड है, ये रहा आपका लेफ्ट एंड और ये रहा आपका राइट एंड, लेफ्ट एंड से जैसे ही वो राइट एंड की तरफ मूव करेगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और कंडक्टेंस शो करेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि इतने सारे जो बड़े बड़े एटम्स है इनके बीच में अब आएगा तो ये इतनी आसानी से तो राइट एंड पर ये इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पहुंचने के लिए वहां पे बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, रुकावटें आएंगी, जो कि बहुत सारे एटम से कोलिजन करते हुए एस एंड तक पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, बताइए आप लोग। यस सर। बाकी लोग बोलते रहिए प्लीज। यस सर। तो बहुत यहाँ पे होगा क्या, यस सर। फ्लो ऑफ कंडक्टेंस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो बीच में रुकावटें आती हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि आप घर से निकले और ऐसा तो नहीं कि आपके लिए रोड बहुत खाली होता है, तो किसी दिन आप स्कूल गए तो हो सकता है कि आप आसानी से 5 मिनट में पहुंच जाए, और किसी दिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो तो उस दिन हो सकता है कि आपको उस दिन 10 मिनट लगे। ठीक है, यानी कि जो बीच में जो रजिस्ट कर रहे हैं लोग आपको वहां तक पहुंचने के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो रेजिस्टेंस है वो आप ध्यान से सुनिएगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो रोक रहा है ना उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कह रहा हूं, सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि ये लेंथ को मैं बढ़ा करके इतना लंबा कर दूं, ये जो एल है, अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो क्या मेरा रेजिस्टेंस टाइम और ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा फ्लो ऑफ करंट के लिए? यस इलेक्ट्रॉन को सर। यहाँ आने में टाइम ज्यादा लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी बात, अब ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा ना आपका, रेजिस्टेंस को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, आर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूं, वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि लेंथ ऑफ द मेटल। ठीक है, दूसरा क्या, अगर मान लीजिए कि आप ट्रैफिक में, जैसे कि आप रोड जा रहे हो, अगर वो मान लीजिए कि सिंगल लेन का रोड है, तो अब तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा, जाने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं डबल लेन कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, सिंगल लेन के बजाय आपका रोड क्या हो जाए, डबल लेन हो जाए, तो क्या आप और आसानी से कम टाइम में चले जाओगे, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो कम हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखोगे जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी हाँ एक सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, लेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं विड्थ इसकी बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो आसानी से फ्लो होगा, यानी कि कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग देखिएगा कि जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे L क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द मेटल, लेंथ ऑफ मेटल। ठीक है, दूसरा A क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, यहां से ध्यान से सुनिएगा, R इक्वल्स टू, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे रो आ जाएगा L अपॉन A, और यहाँ पे देखिएगा जो रो है, ठीक है, रो क्या है आपका, ये जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या है ये, बताइए आप लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको नोट करिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा कि भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, अब इसको आप कोरिलेट करिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ उन्होंने कि भैया जो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। चलिए अब आ जाइए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड पोर्शन में कंडक्टेंस में इसको कंपेयर करते हैं कि यहाँ से हम कैसे उसको कंपेयर करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास जो है ना, एक जो है ना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस सेल हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर आपने क्या करा कि ये रहा आपका एक इलेक्ट्रोड आपने रखा, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है, ये इलेक्ट्रोड है। दोनों का सरफेस एरिया मान लीजिए कि इक्वली है। ठीक, और इसको आपने एक्सटर्नल जो सर्किट है उसे कनेक्ट करा। ठीक, जैसे ही आपने कनेक्ट करा तो आप देखोगे कि भैया यहाँ से एक जो होगा ना, अगर मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ए जो है पॉजिटिव आयन और यहाँ पर सी जो है नेगेटिव आयन है, मैंने उल्टा लिख दिया, वैसे इरेज करना पड़ेगा इसे। आज मेरा इरेजर टूल ही काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए यानी कि निगेटिव और सी यानी कि पॉजिटिव। यहाँ पे होगा क्या कि ये पॉजिटिव वाला निगेटिव इलेक्ट्रोड पर और ये इधर मूव करेगा, तो जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो यहाँ से कंडक्टिविटी शो करेगा बेसिकली। अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कहना क्या चाहता हूँ कि अब ये जो सोल्यूशन में आयंस मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो A माइनस जो है नेगेटिव आयन है वो इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, और पॉजिटिव आयन जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर भी होगा क्या, उसको देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि ये बीकर को मैं बड़ा करके इतना बड़ा कर दूं, और ये जो इलेक्ट्रोड है, मैं यहाँ पे साइज मान लीजिए कि सेम ही है, साइज क्या है इन दोनों इलेक्ट्रोड का, दोनों के केस में सेम ही है। अगर यही A माइनस आयन, A माइनस आयन और यहाँ पे C प्लस आयन, अब क्या यहाँ पे इसके अंदर सॉल्यूशन में भी वाटर तो होगा ही होगा। तो अब बताइए कि अगर ये A माइनस यहाँ से यहाँ तक आएगा और कैटायन जो है इधर इस वाले पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पर मूव करेगा, तो क्या इसमें डिस्टेंस बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है, लेंथ बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया है? यस सर। ध्यान से सुनिएगा, अगर लेंथ बढ़ गया है तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स, और दूसरा एक और चीज कि यहाँ पे जो A माइनस और यहाँ पे जो C प्लस है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये आसानी से ब्रेक तो नहीं होंगे, लेकिन ब्रेक होने के बाद क्या होगा, लेंथ जैसे ही बढ़ गई है तो ये जो C माइनस है ना वाटर मॉलिक्यूल से टकराएगा और भी A माइनस से टकराते टकराते यहाँ तक पहुंचेगा। यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की अगर लेंथ बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए ये जो मैंने इलेक्ट्रोड अभी हमने बनाया हुआ है, इस इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया क्या है, इतना सा है। यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर से मैं कर रहा हूं, इसका सरफेस एरिया क्या है, छोटा है। तो
सरफेस एरिया जब छोटा होगा तो यहाँ पे देखोगे कि नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इस पे रिड्यूस या ऑक्सीडाइज कम होंगे। लेकिन अगर मैं सरफेस एरिया इतना बड़ा कर दूं, क्या कर दूं बताइए आप लोग, सरफेस एरिया इसका मैं इंक्रीज कर दूं, तो अब जो कंडक्टेंस आएगा, नंबर ऑफ आयंस जो है आसानी से आके रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होंगे, यानी कि कंडक्टिविटी मेरी बढ़ जाएगी। तो लेंथ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। और स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो आपका रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुनिएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन ए, जो कि रो क्या है यहाँ पर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आगे एक आध स्लाइड, कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस, चलिए ठीक है, बहुत सही। अब यहाँ पे क्या कहना चाहता हूं कि अगला टॉपिक जो है वो कंडक्टेंस का है, इसको समझते हैं। कंडक्टेंस में आप लोग देखोगे कि हमने जो सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक हमने सेल बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रोड हो गए आपके, और आपने क्या करा, यहां पर मान लीजिए कि आपने क्या रखा हुआ है, Na+ और यहाँ पर आपने Cl- रखा है। और ये आयंस क्या होंगे, जितनी आसानी से इलेक्ट्रोड पे मूव करेंगे वही उसकी कंडक्टिविटी होगी। तो यानी कि यहाँ पर जो हमें एक ऑब्जर्वेशन मिला कि जितना अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। क्योंकि ये जो Na+ आयन है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड मान लूं तो यहाँ पर जाने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि Na+ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचने में बहुत डिले करेगा, और जब डिले करेगा तो आपकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहां से एक रिजल्ट निकला कि भैया कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। क्या होगा, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए कि कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर अगर C से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/R होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। Yes, sir. कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C से, तो ये क्या होगा, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस उतना ही कम होगा, क्योंकि आयंस इलेक्ट्रोड पर पहुंचने पर बहुत कम ज्यादा टाइम लगेगा, इसकी वजह से कंडक्टिविटी आपकी रिड्यूस होने लगेगी। तो इनका इनवर्स रिलेशन है, तो मैं कहूंगा भैया कि C इक्वल्स टू 1/R। एक तो पहला रिलेशन ये हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने इससे पहले वाला इक्वेशन में रेजिस्टेंस को समझा था कि भाई रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या था, रो इंटू L अपॉन ए, था कि नहीं था, बताइए आप लोग। Yes, sir. नहीं था ना, कितने लोग याद कर रहे हैं भाई। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू L अपॉन ए, क्योंकि लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, और यहाँ पर ए जो है सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। चलिए अब यहाँ पे आर की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो आपको कंडक्टेंस इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो है 1/रो इंटू L अपॉन ए, तो जो ये वैल्यू कंडक्टेंस निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, रो इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ क्या? तो ये फॉर्मूला जो है, एक तो ये वाला स्टार कर रहा हूं और ये वाला भी स्टार कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये जो रेजिस्टेंस का जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में बना रखा है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं सेल कांस्टेंट, एक टर्म है उसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। जब मैं सेल कांस्टेंट की बात करूंगा, यहां पे आप देखिएगा, सेल जब हम क्रिएट करेंगे, कोई भी अगर हम सेल क्रिएट करेंगे तो मान लीजिएगा, सुनते रहिएगा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल कांस्टेंट की। सेल कांस्टेंट का कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक बीकर आपने लिया और उसमें आपने इलेक्ट्रोड फिट किया,
तो जब आप इलेक्ट्रोड फीड करोगे तो भैया आपके पास जो इलेक्ट्रोड होगा उसका भी सरफेस एरिया फिक्स होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई मेटल है आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला तो उसका एरिया अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो डालने के बाद 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं। उसका जो सरफेस एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो यानी कि मान लीजिए कि भैया जो आप इलेक्ट्रोड डीप कर रहे हो उसका एरिया तो फिक्स रहने वाला। हमने दो इलेक्ट्रोड, हमारे पास एक बीकर था, हमने उसमें दो इलेक्ट्रोड फिक्स करा, और फिक्स करने के बाद से आप देखोगे कि भैया उसका जो एरिया है वो भी फिक्स रहेगा, और उन दोनों के बीच की लेंथ आपने कितनी रखी हुई है, एल। मान लीजिए कि इन दोनों के बीच की दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ जो है वो एल है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, ए है। कितना है, ए। तो अब ये जो सेल बना हुआ है, क्या दोनों इलेक्ट्रोड की जो लेंथ है एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एक बार सेल के लिए फिक्स कर दिया तो क्या वो बदलने वाला है क्या, नहीं बदलेगा ना भाई। नहीं सर। वो क्या रहेगा, दोनों इलेक्ट्रोड अपनी एक ही जगह पे रहेंगे, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस आपने रखा हुआ है, ये जो एल आपने रखा हुआ है वो आपने 5 सेंटीमीटर रखा हुआ है, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपने रखा हुआ है। तो अब ये बदलने वाला नहीं, दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहने वाले। वो अपनी जगह से इलेक्ट्रोड मूव नहीं करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलेगी नहीं। तो यहाँ पे जो सेल कांस्टेंट आता है उसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिए क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू एल अपॉन ए। एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, ठीक है। एल क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और अपॉन यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। अब एक बात बताइए, हम इसे सेल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं कि ये जो दोनों पैरामीटर है एल अपॉन ए, दोनों ही कांस्टेंट होता है, और उसके रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, सेल कांस्टेंट। इतना क्लियर हुआ क्या, बताइए आप लोग। यस सर। ठीक है, बाकी लोग नहीं बोल रहे भाई। यस। आज थोड़ा क्या है यार, मेरा लैपटॉप में कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। चलिए, इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक बार रेजिस्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस को रिवीजन कर लीजिए। कंडक्टेंस क्या है भाई, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और वन क्या लिख सकते हो, C इक्वल्स टू 1 अपॉन R, और R की जगह जब आप वैल्यू पुट करोगे रो L अपॉन A, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला निकल के आएगा, ये हो जाएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, कंडक्टेंस इक्वल्स टू रो A अपॉन L, ठीक है। चलिए, कंडक्टेंस भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई अगर किसी आदमी को शुगर हुआ है, क्या हुआ है, शुगर। शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे नॉर्मली शुगर ही बोलते हैं। अगर मान लीजिए किसी आदमी को डायबिटीज हुआ है, शुगर हुआ है, तो क्या स्पेसिफिक ये बोल सकते हो कि उसकी बॉडी में स्पेसिफिकली शुगर अमाउंट ज्यादा है, यही बोलेंगे ना हम लोग। इसका मतलब क्या निकलेगा कि अगर किसी को शुगर है तो मान लीजिए कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है कि शुगर अमाउंट जो है, ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा है, यानी कि स्पेसिफिकेशन एक आ गया है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आपको 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि आप 1 मीटर ही ट्रेवल करोगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो वैसे अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं आप लोगों के सामने, तो अगर मैं मानता हूं कि भैया यहाँ पर देखिए एक मेटल हमने लिया हुआ है, और इस मेटल में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा और यहाँ पे जाएगा, लेकिन हमने इसका एल की वैल्यू डिफाइन नहीं की कि भैया जो लेंथ है ना मेटल का वो कितना है, ये हमने फिक्स नहीं करा है। लेकिन वो तो सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, अगर मान लीजिए लेंथ कुछ भी हो, XYZ, 500 मीटर हो, 2 मीटर हो, 100 मीटर हो। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूंगा तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, स्पेसिफिक कर दिया है। स्पेसिफिक का कहने का मतलब कि भाई जो आपका सेल है ना,
जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो आप क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो, उसको स्पेसिफिक यानी कि लेंथ जो है ना इलेक्ट्रोड का, दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए जो है वो कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि भैया अगर ये कंस्ट्रक्ट करके आप रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा उसको बोलोगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अभी क्लियर होगा जब मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो मान लीजिए कि आपने क्या करा भाई कि यहाँ पर आपने एक बीकर लिया, और बीकर लेने के बाद से आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड डीप किया, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड को हम बोल रहे हैं, और यहाँ पर भी एक और आपने इलेक्ट्रोड डीप करा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इसका जो सरफेस एरिया है ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भी कितना हो जाएगा भाई, ए जो है वो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस की बात करता हूं मैं, तो वो जो कितनी निकल के आएगी वो भी 1 सेंटीमीटर। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो हमने कंडीशंस अप्लाई करा था कि भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए कि भैया कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, और इनके बीच का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनिएगा, अब ये जो अगर इनका दोनों का मल्टीप्लाई करूं, वॉल्यूम निकालना चाहूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L इंटू ए। तो अब यहाँ पे देखिएगा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए आप लोग। अब ध्यान से सुनिएगा, कहना यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ रहा है। अब आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोगों ने क्या करा कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसको कितना वॉल्यूम कवर करेगा वो देखिए। अब ये जो वॉल्यूम, ये जो क्यूब बन रहा है ना, इसमें 1 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन होंगे तो उस सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है तो आयंस भी होंगे, और वो जो आयंस है वो क्या करेंगे कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। कैसा बिहेव करेंगे, कंडक्टर्स की तरह। अब चलिए आ जाइए, इसको मैं जूम करके नीचे बनाता हूं। तो ये रहा आपका, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं डायग्राम और क्लियर हो जाए। चलिए, बहुत से देखते रहिएगा। अगर हमने कहा कि भैया ये कौन सा है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये क्या है बताइए, ये आपका इलेक्ट्रोड है, दोनों तरफ देख रहे हो ना आप लोग, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और इनके बीच का लेंथ कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और इसके बीच में कितना, ये जो सॉल्यूशन है उसको कलर में चेंज करता हूं, यहाँ पर देखिएगा, ये रहे, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में आप ध्यान से देखिएगा, इसका पूरा जो वॉल्यूम V निकल के आएगा वो आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो कंडक्टर्स होंगे, कंडक्टर्स को अलग कलर से मैं शो कर देता हूं यहाँ पर, उसको मैं सा कलर लिया जाए, रेड कलर। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो कंडक्टर्स है रेड कलर में, जो आयंस है, ये इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, कोई आयंस इधर मूव करेगा, और इनकी जो रेजिस्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन में जो आयंस कंडक्टर्स जो रेजिस्टेंस फील करेंगे ना, उसको हम बोल देंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आया। यहाँ पे देखिए क्या कहना चाहता है कि भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ठीक है। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, ठीक है। यानी कि जो आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर देखोगे तो हमने क्या बता रखा था आपको कि भाई R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A, ये तो था कि नहीं था। और जब यहाँ पे देखोगे कि भाई L की वैल्यू आपने कितना रखा हुआ है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, और A की वैल्यू जो थी क्रॉस सेक्शनल सॉरी एरिया जो था सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड वो कितना था
1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जब वैल्यू आप पुट करोगे तो R इक्वल्स टू L इंटू 1/1, और यहाँ पे आप देखोगे क्या निकल के आएगा, सॉरी ये रो है, रो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि R इक्वल्स टू रो आएगा, और जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा, एक कंक्लूजन निकल के आता है कि यहाँ पे जो रो है ना वो क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और जो R जो है ना वो क्या है आपका रेजिस्टेंस है। लेकिन आप इसका कंक्लूजन निकालिए कि अगर मान लीजिए कि आपका जो सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोड है, जो आपने जो आपने कंडक्टेंस सेल बनाया हुआ है, उनके बीच की अगर डिस्टेंस L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखोगे, तो उस केस में जो आपको रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मिलेगा वो दोनों क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। समझ में आया? Yes. Yes, sir. ठीक है, यानी कि जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मिलेगा वो दोनों आपको इक्वल मिलने वाला है, यानी कि हम 1 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस बता रहे हैं। चलिए, अगर मैं आपसे यही कहूं कि भाई ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, और हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, एक और 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 ओम जितना निकल के आ रहा है, तो बाकी का अगर सेम एरिया, सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, तो टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम जितना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. तो वही कहना चाहता है यहाँ पर। हमने सिर्फ एक ml सॉल्यूशन के लिए हमने रेजिस्टेंस निकाला, तो उस 1 ml में जितना रेजिस्टेंस आएगा कंडक्टेंस, जो कंडक्टर के थ्रू, उसको हम बोल देंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिलहाल तो आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी का आगे देखते हैं। चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ऊपर जो हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला है उसको हम कभी कभार रेजिस्टिविटी भी बोल देते। चलिए आइए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा, जो हमने अभी रेजिस्टिविटी देखी थी ना, इससे पहले क्या देखा था हमने, रेजिस्टिविटी, ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे हम लोग, रो की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो था वो क्या बोल रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज टर्म द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आप समझ रहे हो? शुरू में आप ध्यान से सुनिएगा, हमने पढ़ा था कि जो मेरा कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल ऑफ क्या था, रेजिस्टेंस था कि नहीं था, बताइए आप लोग। Yes, sir. बाकी लोग सुन रहे हैं? शुरू में आप लोगों को बताया था कि जो कंडक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, हम कंडक्टेंस की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। यानी कि जैसे ही आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करोगे तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा क्या कहना हो, कि ये वाला जो डायग्राम देख रहे हो आप लोग, ये वाला, इसमें आप देखोगे कि 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयंस कंडक्टिविटी शो करते हैं, अब क्या हो, स्पेसिफिक कंडीशन आ गई ना कि भैया 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। अब ये स्पेसिफिक आपकी कंडीशंस हो गई है, तो इसमें जितना कंडक्टेंस आयंस जो है कंडक्टेंस शो करेंगे वही मेरा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जैसे हमने शुरू में फॉर्मूला निकाला था कि भाई कंडक्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, तो सिमिलरली यहां पर जब आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे भाई, स्पेसिफिक क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है? Yes, sir. क्या यहाँ पे इससे कोरिलेट करिए कि अगर कंडक्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इनवर्स होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है भाई, कि 1 ml आप सॉल्यूशन ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक सॉल्यूशन लीजिए, उसमें जो रेजिस्टेंस आएगा वो उसका उल्टा हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो बेसिकली ध्यान से सुनिएगा,
हम लोग जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं उसको हम कैप्पा यानी कि कैप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से। यही करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। और जो रो की वैल्यू है हमने शुरू में देखा था, रो यहां से तो नहीं आएगा, तो रो के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक सेकेंड, इसको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, और यहाँ पे आप देखोगे कि रो की वैल्यू अगर निकालनी है आपको तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, R, और यहाँ पर हो जाएगा A अपॉन L। सॉरी यार, ये क्या है, इसको कट कर दीजिए, A अपॉन L। यहाँ से रो की वैल्यू आएगी, और रो की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कैप्पा, तो ये कैप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर ए, सॉरी, ए अपॉन एल, और ये एल ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, जो कि क्या मिलेगी वो ध्यान से सुनिएगा। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इसको मैं आगे बढ़ाते हुए अगर लिखूं तो यहाँ पे देखिएगा, कैप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। लिख सकता हूं इसको कि नहीं, बताइए आप लोग इस इक्वेशन को। ये Yes, sir. एल ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे लिख सकता हूं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो कैप्पा है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पे देखिएगा, जो कप्पा है वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, क्या मैं 1 अपन आर को यहाँ पे देखिएगा, 1 अपन आर को क्या कंडक्टेंस लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? Yes, कितने sir. लोग 1 अपन आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कंडक्टेंस लिख सकते हैं, शुरू में ही मैंने बताया था। सो ये क्या हो गया आपका, कंडक्टेंस इनटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए को क्या लिख सकता हूं मैं, सेल कांस्टेंट लिख सकते हैं इसको। Yes, sir. Yes, sir. आपका एक नया रिलेशन, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूं, एक तो ये, और सेम उसका रिटन टर्म में है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। कितना डन हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक काम करिए, आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 2 से 3 मिनट आप लोग रेस्ट कर लीजिए, फिर हम अगले उसके बाद हम अगले 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तब तक मैं कुछ ठीक करता हूँ। पॉज से करेंगे, इतना बड़ा धन्यवाद। सर आवाज नहीं आ गया। कोई बात नहीं, अभी 1-2 मिनट आप लोग रेस्ट कर लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके।
चलिए कंटिन्यू करें। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देखिए पहला क्या था, हमने देखा था, यहाँ पे रिवीजन कर लेते फटाफट कि यहाँ पे आपने देखा कि जो रेजिस्टेंस था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था क्रॉस सेक्शनल एरिया कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाए इलेक्ट्रोड का तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और जो लेंथ है अगर वो बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने देखा कि जो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हमने रखा C इक्वल्स टू 1/r, और R की वैल्यू जो हमने वहां से निकाला था रेजिस्टेंस है वो क्या था, रो इंटू L/A। L/A है क्या यहाँ पर, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट का कहने का मतलब क्या है कि भाई आपने क्या करा कि जो दो इलेक्ट्रोड थे उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया है तो वो फिक्स ही रहने वाली है, वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो बदलने वाली नहीं है। और ऊपर से जो इलेक्ट्रोड का आपने एरिया लिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया या सरफेस एरिया बोल ले, तो वो जो इलेक्ट्रोड है उसका भी एरिया बदलने वाला नहीं है, तो दोनों नंबर्स फिक्स हो गए हैं। तो यानी कि L/A जो है दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हमने बोल दिया कि भाई ये सेल के दो ऐसे टर्म्स हैं जो फिक्स है, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, सेल कांस्टेंट। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, L/A। L जो है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और A जो है सरफेस एरिया है। अब यहाँ पे हमने क्या रखा कि R की वैल्यू यहाँ पे कंडक्टेंस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा ये वाला, C इक्वल्स टू यानी कंडक्टेंस इक्वल्स टू रो इंटू A/L। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे रो क्या है हमारा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जिसे हम कभी कभार रेजिस्टिविटी भी आप बोल सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, स्पेसिफिक का कहने का मतलब कि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमें रेजिस्टेंस अपीयर होगा उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, और उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रो से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखोगे कि वहां पे जैसे हमने देखा था कि जो कंडक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, जो कि यहाँ पर हमने रखा। और यहाँ से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप्पा से, तो इनवर्सली क्या हो जाएगा, 1 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो से। यहाँ पे जब वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ पे कैप्पा इक्वल्स टू 1/r इंटू L/A मिलेगा। और यहाँ पे देखिए कैप्पा जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और दूसरा टर्म जो है वो कंडक्टेंस है, और L/A को आप क्या लिख सकते हो, सेल कांस्टेंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन हम लोगों को
मिली हुई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस का कहने का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोगों को ना एक जैसे कि यहाँ पे ध्यान से आपको पता चल जाएगा। द मोलर कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन VML सॉल्यूशंस। यानी कि अगर मैं आप लोगों से यही कहूं कैप्पा, ध्यान से सुनिएगा, मोलर कंडक्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा एम से। अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। ठीक है, अगर लैम्डा एम इक्वल्स टू कैप्पा इंटू वी। कैप्पा इंटू वी ऐसा क्यों कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास सेम चीज था, सब कुछ सेम था। यहाँ पे हमने एक बीकर लिया और बीकर लेने के बाद से आपने इतना सॉल्यूशन फिल किया। कितना सॉल्यूशन फिल किया? इतना। इसको आप डिवाइड कर लीजिए 3 हिस्से में और यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ पे आप लोगों को बोलता हूँ कि ये जो एरिया है ना वो कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ये वाला जो वॉल्यूम है, एरिया तो नहीं बोलूंगा, ये जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मुझे ये बोलूं कि भाई यहाँ का मुझे ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता है, क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर मुझे स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसका पता है, यानी कि कैप्पा पता है, तो क्या मैं पूरे सॉल्यूशंस का कंडक्टेंस बता सकता हूं कि नहीं बता सकता? मोलर कंडक्टेंस वो सुनिएगा कैसे। मान लीजिए अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ये वाला जो एरिया है इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है मैं मान लेता हूं कि कैप्पा है, तो टोटल एरिया कितना हो गया बताइए? 1 सेंटीमीटर क्यूब और इसके 5 पोर्शन और है, तो टोटल जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो कितना आएगा? V इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा वॉल्यूम? बताइए आप लोग। हेलो, नहीं Yes, sir. समझ पाए आप लोग? चलिए एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ, मिटाता हूँ मैं इसको। दोबारा इसे कंटिन्यू करते। देखिए मैंने क्या करा, एक बॉक्स लिया, बॉक्स नहीं है एक कंटेनर है, और इसको ना हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे जो लेंथ है ना वो L है, और ये वाली भी जो लेंथ है वो कितनी है? सॉरी L तो नहीं कर सकते, 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाला भी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। दोनों जब 1 सेंटीमीटर है तो अब एक बात बताइए, इस वाले जो येलो कंपार्टमेंट कर रहा हूँ और इसका जो एरिया होगा, मान लेते हैं कि इधर भी 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगर इसका पूरा वॉल्यूम आप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये क्यूब है तो हेलो, Yes, नहीं sir. समझ पा रहे हो आप लोग? एक सेकेंड रुको, आप लोग क्यूब में बनाता हूं ऐसे। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई ये एक क्यूब है, ठीक है, और इसका ये वाला जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, ये वाली भी जो लेंथ है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और ये वाला भी जो है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो इस क्यूब का अगर मैं वॉल्यूम निकालने के लिए बोलूं तो कैसे आप लोग निकालोगे भाई? हाइट, विड्थ और लेंथ यही करोगे ना, तो 1 इंटू 1 और सारे की यूनिट सेंटीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. ऑफकोर्स वॉल्यूम यही आने वाला है। और इसका जो रेजिस्टेंस निकालोगे वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसे ही मैंने क्या करा कि भैया हमने एक बीकर लिया, क्या लिया? एक बीकर ले लिया, और ऐसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले हमने क्या करे, ध्यान से सुनिएगा, इस ये जो बीकर दिख रहा है ना, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले हमने 4 क्यूब इसमें डाल दिए। क्या डाल दिए? पहला क्यूब, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऐसे ही क्यूब हमने डाले, तो क्या इसका टोटल वॉल्यूम जो होगा वो 4 सेंटीमीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा?
यही आएगा ना। अगर मैं पूरे अगर 4 क्यूब में ऐड कर दूं, मान लीजिए, तो उसका पूरा वॉल्यूम कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। और मुझे अगर एक पहले वाले का, ध्यान से सुनिएगा, पहले क्यूब का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि वॉल्यूम मेरा 4 गुना बढ़ रहा है, तो मेरा जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। या स्पेसिफिक कंडक्टेंस 4 गुना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक का, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले क्यूब का स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैप्पा मान लेता हूं कि वो के है, तो यहाँ पे 4 यूनिट है, तो 4 इंटू के होगा कि नहीं होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। yes sir, समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. और बेसिकली यहाँ पे है क्या कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या मैं 1 ml नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। तो यहाँ पे 1 ml सॉल्यूशन का अगर कंडक्टेंस पता है, और मैं बोलता हूं कि जो मेरा टोटल सॉल्यूशन है वो कितना है, 50 ml है, तो अब बताइए कि मान लीजिए कि 1 ml का कंडक्टेंस यहाँ पे कप्पा है और 50 ml सॉल्यूशन है, तो 50 इंटू कप्पा कर दोगे कि नहीं कर दोगे? वेट अ मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं इसको, ध्यान से सुनिएगा। इतना फिलहाल के लिए आप लोग रखिए अपने दिमाग में, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये बाकी यहाँ के इरेज कर देता हूँ ये सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे होगा क्या कि अगर मैंने ये बोला आप लोगों से कि इन्होंने बोला हुआ द मोलर कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन VML सॉल्यूशंस, यानी कि अगर मान लीजिए कि 1 ml का कंडक्टेंस, आपका स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है वो कितना आ रहा है, कैप्पा आ रहा है, तो हमने क्या करा कि भाई VML सॉल्यूशन में अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कहने का मतलब, ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाहता हूं, कि अगर मैं मोलैरिटी डिफाइन करूं तो नंबर ऑफ मोल्स m अपॉन वॉल्यूम, अगर मान लीजिए वॉल्यूम आपका ml में है, ठीक है, इंटू 1000 करूंगा, तो क्या ये मोलैरिटी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर 1000 yes निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताइए। Yes, sir. चलिए, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं मान लेता हूं कि मोल मेरा कितना है, 1 मोल है, और वॉल्यूम जो है ml में कुछ भी गिवन होगा, तो यहाँ पे मैं अगर इसको कहना अगर मान लीजिए वॉल्यूम निकालना चाहूं, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू n की वैल्यू में यहाँ पर 1 मोल के लिए 1 पुट कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन, और m यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू 1000, ठीक है। मान लीजिए कि आपको 1 ml का स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता है, तो अगर 50 ml सोल्यूशन है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितना आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर का उतना आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि 1 लीटर है, यानी कि 1000 ml होने वाला है, तो 1 ml का पता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 का मोलर कंडक्टेंस आपको निकल के आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई आपने क्या करा कि यहाँ पे आपने एक रिलेशन लगाया, मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन वी ml इंटू 1000। ये मोलारिटी का सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ से आप वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिएगा, मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू लैम्डा m, रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टेंस को, यहाँ पे कैप्पा स्पेसिफिक, ठीक है, इनटू वॉल्यूम। जब यहां से ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या रखोगे, बताइएगा, 1000 अपॉन m, m जो है यहाँ पर मोलैरिटी हो जाएगी। सो जो आपको फाइनल वैल्यू यहाँ पर निकल के आने वाली है वो देखिएगा, लैम्डा m, यानी कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है। और यहाँ पे m क्या है मेरा, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, मोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट बोल दीजिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? बेसिकली फॉर्मूले पे आप फोकस करिए, फॉर्मूला याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सिंपली आप लोगों को पहले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं। यहाँ पे देखिए,
वहां पे हमने मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर कुछ है नहीं, कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन, वहां पे मोलारिटी थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। वहां पे क्या थी भाई, मोलारिटी थी, यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ जाएगी, यही उसका सिंपल फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट गिवन सॉल्यूशन का कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखोगे तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम जो है ml में इंटू 1000। ठीक है, ये आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा। ठीक, और यहाँ पे जब आप देखोगे कि लैम्डा ई इक्वल्स टू क्या होता है, कैप्पा इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और यहां से जब आप वॉल्यूम निकालोगे, अब मान लीजिए कि हम लोग जो है ना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके लिए निकालते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। अगर मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए निकालूंगा तो यहाँ पे देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह आप वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से जब वॉल्यूम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, v इधर आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो v ml इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 अपॉन n, और यहाँ ये नॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगी, और यहाँ से v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब पुट करोगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, k इंटू 1000 अपॉन n, n यहाँ पे क्या है, नॉर्मेलिटी है। ठीक है, हियर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फॉर्मूला डन हुआ क्या, यस सर। चलिए मैं मानता हूं कि समझ में नहीं आया आप लोगों को, एक दो बार आप लोग रिवीजन करिए, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग पूछिए। उससे पहले एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं तो शायद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि थियरी तो आएगी ही, न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप लोग देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 24 में फॉर्मूले याद करिएगा, कहना क्या है भाई, 1 normal solution of salt surrounding 2 platinum electrodes, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, यानी कि जो उनके बीच की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड 4.2 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है, तो यानी कि ए जो कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉज टू ऑफर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है इन लोगों ने, तो आर की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 50 ओम। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशंस। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशंस इन्होंने बोला हुआ है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा ई इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, कोई बताएगा, जस्ट अभी मैंने पढ़ा है, K into 100 upon N. ठीक है, क्या था, के इंटू कैप्पा यानी कि स्पेसिफिक इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, यही था कि नहीं था। अब बताइए कितने नॉर्मल सॉल्यूशन है, नॉर्मेलिटी की वैल्यू 1 नॉर्मल। ठीक है, अब हमें कैप्पा कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। अब बताइए स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला कहां से लगाओगे, अब बताइए, यहाँ पे कैप्पा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला यही है कि नहीं है, ये वाला देखिए आप लोग, देख रहे हो आप लोग, यस ये सर। फॉर्मूला लगेगा, कैप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। सो चलिए आ जाइए, फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पर पहले कैप्पा निकालेंगे फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो कैप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, पहले कैप्पा निकालना पड़ेगा फिर यहाँ पे इक्विवेलेंस कंडक्टेंस निकलेगा।
सो बेसिकली 1/r, यानी कि यहाँ पर हो गया ये 50, और जो L था वो था 2.1, और यहाँ पर देखोगे कि 4.2, यही है ना। अब ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2, यानी कि 1/100। तो यहाँ पे अगर आप इसे कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.01, ठीक है, 0.01 ओम इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगी। आपका के की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए के की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी कितना है 1 है, आप इसे सॉल्व करोगे तो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस कितना निकल के आया 10। ये कोई बड़ा डिफिकल्ट था क्या? No, sir. बाकी लोग? No, sir. चलिए बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, कितना टाइम हुआ, 12, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में जब हम न्यूमेरिकल्स, एक काम करिएगा आप लोग, जितने भी फॉर्मूले हैं वो प्लीज आप लोग नोट डाउन करिएगा और उसको याद करिए, और इसको थियोरी को थोड़ा बहुत 1-2 बार पढ़िए, फिर ये उसके बाद न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हो जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज नहीं समझ में आ रहा, चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए तो मैं अभी इसको बंद करता हूँ। ये प्रॉब्लम क्या है मेरे में?